नमस्ते बच्चों, साइंस क्लास में आपका स्वागत है। तो बच्चों, पिछली क्लास तक हमने विस्थापन, द्विविस्थापन और अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में क्या किया था, अध्ययन किया था। अगला हमारा टॉपिक है उपचयन और अपचयन, और यह बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं और 10वीं क्लास के लिए ही नहीं, आगे आने वाली क्लासों के लिए भी क्या है, ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्या है, चैप्टर है। अब समझिएगा क्या होता है उपचयन और अपचयन। देखिएगा, उपचयन का सामान्य जो अर्थ होता है, पहली बात तो ये याद रखिएगा कि इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं अपन, ऑक्सीडेशन कहा जाता है। इसी प्रकार से अपचयन जो होता है, इसे अपचयन को क्या कहते हैं, रिडक्शन भी कहा जाता है। अब हमें नियम पढ़ने से पहले, ठीक है ना, आपको क्या करेगा, एग्जाम में होगा क्या कि आपको कोई भी क्या दे देगा, एक समीकरण दे देगा, और समीकरण देकर के आपसे कह देगा कि बताइए इस अभिक्रिया में, इस समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है और किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है। तो वहां बच्चों हम कैसे पहचानेंगे, तो वहां पहचानने के लिए मैं आपको क्या बताऊंगा, कुछ नियम बताऊंगा, उनके द्वारा क्या कर सकते हैं, आप आसानी से उपचयन और अपचयन को पहचान सकते हैं। परंतु मैंने पहले ही कह दिया कि हमें केवल 10वीं तक नहीं पढ़ना, हमें ज्ञान को थोड़ा सा इतना बढ़ा लेना है कि आगे की क्लास में जब हम जाएं तो वो चीज हमारे लिए क्या है, काम आए। तो सबसे पहले तो आप रिडक्शन का और ऑक्सीडेशन का क्या समझेंगे, मतलब समझेंगे। तो समझिएगा, मैंने आपसे ये कहा कि मान लीजिएगा सोडियम क्या है, परमाणु है, और यह सोडियम परमाणु क्या करता है, इसके पास Cl आया, कौन आया, Cl आया, और क्लोरीन और सोडियम बैठे हुए थे, और क्लोरीन ने सोडियम से ये कहा कि सोडियम भैया मुझे क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, कि तू अपनो दे देगो का इलेक्ट्रॉन। कौन कह रहा है, क्लोरीन कह रहा है, क्या कह रहा है, क्लोरीन कह रहा है, किससे, सोडियम परमाणु से, कि भैया तू मुझे दे दे अपना, क्या दे दे, इलेक्ट्रॉन दे दे, क्या दे दे, इलेक्ट्रॉन दे दे। तो सोडियम ने कहा कि ठीक है भैया ले ले, तो इसने क्या कर दिया, दे दिया क्या, इलेक्ट्रॉन। और आप जानते हैं जब देते हैं, कोई भी जब परमाणु क्या करते हैं, देते हैं, तो उसके ऊपर क्या जाता है, धनात्मक, क्या जाता है, धनात्मक चार्ज आता है। इसी प्रकार से क्या हुआ, क्लोरीन ने क्या किया, इससे क्या ग्रहण कर लिया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो क्या बना लिया, Cl माइनस बना लिया, क्या बना लिया, Cl माइनस। तो क्या समझे आप, एक बात तो आप यह समझे कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है तो क्या आता है, धनावेश आता है, यानी धनायन बनता है। इसी प्रकार से यदि कोई परमाणु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो क्या बनता है, ऋणायन बनता है। क्या बनता है बच्चों, ऋण आयन बनता है। अब समझिएगा कि एक्चुअलिटी में यहाँ हो क्या रहा है। देखिएगा, आप जानते हैं कि सामान्यतः परमाणु कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। तो Na क्या है, उदासीन है। उदासीन का मतलब ना तो इसके ऊपर प्लस चार्ज है, ना इसके ऊपर क्या है, माइनस चार्ज है, ठीक है ना। ऐसे ही क्लोरीन भी क्या है, उदासीन है। और जब कोई परमाणु कैसा होता है, उदासीन होता है, तो उसकी संयोजकता कितनी होती है भैया, 0 होती है। कितनी होती है, 0 होती है। तो एक बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि यदि कोई परमाणु कैसा है, उदासीन है, क्या है, उदासीन है, तो सीधी सी बात है उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है ना भाई। जिसके ऊपर कुछ भी ना दिखे, जैसे मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था आपसे कि सोडियम है और क्या है, क्लोरीन है। क्या आपको इसके ऊपर कुछ दिखाई दे रहा है क्या, कुछ का मतलब प्लस दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा। माइनस दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा। मैं इन दोनों की बात कर रहा हूं, उधर बात नहीं कर रहा, ठीक है ना। इसके ऊपर आपको कुछ दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा। इसके ऊपर आपको कोई प्लस माइनस दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा। जिसके ऊपर कुछ ना दिखाई दे उसका क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0। क्या, आवेश, क्या, आवेश। तो इन दोनों ही परमाणुओं का यहाँ पर जो आवेश है वो क्या है, शून्य है, यानी इनके ऊपर कोई भी आवेश नहीं है। और जब आवेश शून्य हो तो वह कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, उदासीन होते हैं। या दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो यहाँ पर जो सोडियम परमाणु है और जो क्लोरीन परमाणु है वह कैसे हैं, इनकी संयोजकता क्या है, 0 है। क्या है बच्चों, 0 है। अब अपन बात करते हैं बेटा
कि सबसे पहली बात तो ये कि उदासीन शब्द का मतलब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यह उदासीन आपके खूनों को खाएगा, ठीक है ना। खून पिए जाएगा, मतलब खाने का मतलब क्या है, पी जाएगा, वो खूनों को पिएगा और पूरी साल ही पीने वाला है, क्योंकि हर चैप्टर में उदासीन शब्द बार बार आने लगे जाएगा। तो पहली बात तो आप समझ लें क्या होता है उदासीनता। तो उदासीन का मतलब होता है दो विपरीत चीजों का क्या होना, एक प्रकार से समान अवस्था में पाया जाना। अवस्था का मतलब समान मात्रा में पाया जाना। समझिएगा कैसे, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपकी क्लास है और आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं टोटल? 50। इन 50 बच्चों में से 25 तो कैसे हैं, लड़के हैं, और कैसे हैं, ठीक है ना। 25 कैसे हैं, 25 लड़कियां हैं भैया। अब 25 तो हो गए लड़के और 25 कौन हो गई, लड़कियां हो गई। और मैंने आपकी क्लास में क्या किया, प्रवेश किया। जैसे ही मैंने आपकी क्लास में प्रवेश किया, मैंने आपसे ये कहा कि बताइए लड़का ज्यादा कि लड़की ज्यादा। आप क्या कहोगे कि सर ना लड़का ज्यादा ना लड़की ज्यादा। क्यों? क्योंकि दोनों की ही संख्या क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है। और जब दोनों की ही संख्या बराबर है तो वो कैसी है क्लास भैया, क्लास है उदासीन। मतलब दोनों की ही संख्या यहाँ क्या है, बराबर पाई जा रही है। आगे बात समझ में, तो ना लड़के की चलेगी ना लड़की की चलेगी। अब यहीं पर मैं बात कर रहा हूं, आप क्या पा रहे हैं, आप ये पा रहे हैं कि सोडियम जो परमाणु है, इलेक्ट्रॉन त्यागने से पहले तो इसकी संयोजकता कितनी है, 0। लेकिन इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद इसके ऊपर क्या आया, प्लस आया। और प्लस का कितना आया, 1 आया। कितना आया, 1। भाई 1 ही तो प्लस है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन त्यागने से पहले तो इसकी संयोजकता कितनी थी, 0 थी। और अब कितनी हो गई है, 1 हो गई है। इसी प्रकार से Cl की भी पहले कितनी थी, 0। अब क्या हो गई है, -1 हो गई है। क्या हो गई है, -1 हो गई है। तो क्या मैं आपसे यह नहीं कह सकता क्या, कि क्या कह सकते हैं सर आप, कि सोडियम वाली अभिक्रिया में तो अभिक्रिया के बाद क्या हो रहा है बच्चों, संयोजकता में वृद्धि हो रही है। 0 से कितनी हो रही है, 1 हो रही है। जबकि यदि आप नीचे वाली अभिक्रिया देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि संयोजकता कितनी हो रही है, 0 से -1 हो रही है। मतलब संयोजकता में क्या आ रही है, कमी आ रही है। क्या आ रही है बच्चों, कमी आ रही है। और यहाँ क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो बस बच्चों हम समझ गए क्या, कि ऑक्सीकरण क्या है और अपचयन क्या है। यदि किसी भी अभिक्रिया में, अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद क्या हो, पहले और बाद की तुलना में क्या हो, संयोजकता में क्या हो, वृद्धि हो। क्या हो, वृद्धि हो। मतलब पहले तो क्या थी, कम थी, और अभिक्रिया के बाद क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। तो आप क्या कह देंगे, आप कह देंगे कि भैया वहां क्या हो रहा है, वहां ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है भैया, वहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है। आगे बात समझ में। तो एक प्रकार से ऑक्सीकरण का मतलब क्या है, संयोजकता या बैलेंसी जो है, बैलेंसी, उस बैलेंसी में क्या होना, वृद्धि होना या उसका बढ़ जाना। क्या हो जाना, बढ़े जाना। इसी प्रकार से यदि संयोजकता में क्या आ रही है बच्चों, कमी आ रही है। क्या आ रही है, कमी आ रही है। तो आप जानते हैं जब कमी होगी तो क्या होगा, अपचयन होगा। क्या होगा, अपचयन। तो सीधा सीधा सा मतलब आप समझ गए होंगे कि यदि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, या फिर आपको जो समीकरण दे रखी है उसमें, यदि किसी भी पदार्थ की या कोई भी जो एटम के बारे में बात करें, चाहे यौगिक के बारे में बात करें, यदि उसकी संयोजकता में वृद्धि हो जाती है तो अपन कह देंगे कि भैया यहाँ उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। और यदि क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो हम क्या कह देंगे बच्चों, अपचयन कह देंगे। क्या कह देंगे, अपचयन। मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछता हूं, बताइए कोई एक तत्व है जिसकी संयोजकता -3 से पहले कितनी थी, -3, अब कितनी हो गई है, -2। कितनी हो गई है, -2। तो आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ उपचयन हो रहा है या अपचयन हो रहा है, मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है। बता सकते हैं क्या हो रहा है। तो देखिएगा, समझिएगा। देखो माइनस में हम कंफ्यूज क्यों होते हैं, मैंने कहा था वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है बच्चों, वृद्धि हो रही है। देखो आप जानते हैं कि 0 से प्लस वाले नंबर की तरफ चलते हैं तो क्या होती है, वह नंबर बड़ा होता है। तो 0 से आप आगे चले 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे नंबर क्या आते हैं, बड़े आते चलते हैं। लेकिन जब नेगेटिव दिशा में चलते हैं तो आप मैथ में जानते हैं क्या होता है ना, नियम आपने पढ़ रखे होंगे। तो ये नंबर बड़ा है, ये नंबर बड़ा है,
-2 क्या है, बड़ा है किससे, -3 से, ठीक है ना। तो यदि ऐसा हो तो आप क्या हो रहा है यहाँ पर हो रही है संयोजकता में वृद्धि। क्या हो रही है, संयोजकता में वृद्धि। इसलिए आप क्या कहेंगे कि सर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा, ऑक्सीकरण। तो इसलिए मैंने आपको ये एग्जांपल लिया कि हम कहीं आप माइनस के चक्कर में क्या हो जाए, कंफ्यूज हो जाए कि सर 3 से कितनी हो गई, 2 हो गई। 3 से कितनी हो गई सर, 2 हो गई, कमी हो गई, और कमी हो गया तो सर यहाँ क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। नहीं, यहाँ माइनस चिन्ह लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, माइनस। संयोजकता कैसी है, ऋणात्मक है। और जब संयोजकता ऋणात्मक है तो आप जानते हैं, मैथ आपने अच्छे ढंग से पढ़ रखी है कि -3 बड़ा होता है या -2 बड़ा होता है। बस आपको यही देखना है कि अभिक्रिया से पहले जो संयोजकता थी वो ज्यादा है या अभिक्रिया के बाद जो संयोजकता है वो ज्यादा है। यदि अभिक्रिया के बाद ज्यादा है तो होगा ऑक्सीकरण, और यदि अभिक्रिया के बाद क्या है, कम है, तो क्या होगा, अपचयन। ठीक है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि सर हम आखिरकार निकालेंगे कैसे कि इसकी ज्यादा है या इसकी कम है। तो बेटा पहले तो आप निकालना सीख लीजिए। क्या सीख लीजिए, निकालना सीख लीजिए। क्या निकालना सीख लीजिए, आप निकालना सीख लीजिए क्या, संयोजकताएं, कि किस प्रकार से किसी भी यौगिक में संयोजकता निकालनी है तो हम उसे कैसे निकालें। ठीक है ना। देखो दूसरे शब्दों में आप ऐसे भी तो कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं, ठीक है ना। देखो एने क्या था पहले, उदासीन था, मतलब कुआरो बेचारो, बिहाना हुआ है वो, है ना, शादी ना करा दे घर वाले। जैसे ही शादी करा दी, ठीक है ना, काहे लगी, बोझ बढ़ गो, है ना, लुगाई आ गई, बहू आ गई घर में, तो कमानो पड़ेगो, पर तो थाली पड़ोरे करो खाटन पे, है ना, रोटी ने तोड़े करो। अब क्या करोगो, अब क्या करना पड़ जाएगा, कमाना पड़ जाएगा। क्या कर जाएगा, कमाना पड़ जाएगा। इसलिए इसकी संयोजकता हो गई है क्या, बढ़ गई है। क्या हो गई है, बढ़ गई है। आपको यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तभी तो आया ना, प्लस आ रहा नहीं आ रहा। पहले क्या था, कुछ नहीं था, पहले कुछ नहीं था, जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन अब क्या आ गई, जिम्मेदारी आ गई। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो प्लस लग रहा ना, ऐसा लग रहा कि इससे शादी हो गई, जिम्मेदारी बढ़ गई, मतलब क्या हो गया, ऑक्सीकरण। यहाँ देखियो, यहाँ तो भ्याप पहले थे ही, वो पढ़ो या को, यहाँ के संग का है, यहाँ की तो बहु बैठी है, लेकिन का वो समीकरण में अभिक्रिया के बाद बहु छोड़ के भग गई, और जब बहु छोड़ के भग गई तो क्या है जाएंगी, या की जिम्मेदारी कम है जाएंगी। क्या है जाएंगी, जिम्मेदारी कम है जाएंगी। तो बात समझ में आ गई। अपचयन में तो क्या होगी, कमी, और ऑक्सीकरण का होगी वृद्धि। क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है। अब बात करते भैया अगली कहानी की, ठीक है ना, कि अगली कहानी क्या है, कि निकालेंगे कैसे, निकालेंगे कैसे। तो सुनिएगा, देखिए कैसे निकालेंगे। मैंने आपके सामने उदाहरण लिया CuO, क्या, CuO, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आपने क्या ले लिया, CuO ले लिया। अब मुझे यहाँ पर कॉपर की क्या निकालनी है, संयोजकता निकालनी है। अब बेटा जब संयोजकता आपको कॉपर की निकालनी है तो आपको ऑक्सीजन की संयोजकता तो पता होनी चाहिए। ऐसा तो होगा नहीं कि आपको दोनों की ना पता हो और आप कहें सर अब निकाल के बताओ, तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। मुझे कहीं जाना था, है ना, मुझे कहाँ जाना था, मुझे कहीं जाना था, शादी में जाना था खाना खाने, ठीक है ना। अब मुझे यही नहीं पता, दो चीजें होती तो पता होना चाहिए कहाँ जाना है, और मुझे दूसरे पता होना चाहिए कि किसके मैरिज होम में जाना है या कौन से मैरिज होम में जाना है, तभी तो मैं वहां जाकर के आसानी से खाना खा के आ सकता हूँ। आपको कुछ भी नहीं पता, आपको ये भी नहीं पता कि शादी कहाँ हो रही है, और आपको ये भी नहीं पता कि किस मैरिज होम में हो रही है। तो सिंपल सी कहानी है, जब यदि ऐसे ही आप कहीं भग जाओगे तो आपको वहां खाना नहीं मिलेगा। ऐसे ही यहाँ सिस्टम है, किसी ना किसी एक की तो पता होनी चाहिए। क्या, संयोजकता पता होगी तो दूसरे की अपने आप निकल जाएगी। ठीक है बच्चों, कैसे निकलेगी सुनना। मैं जी किसकी निकालनी है, मुझे कॉपर की निकालनी है ना। और ये आपको 11th और 12th क्लास में बहुत काम आएगा, ठीक है ना। जब कहीं भी नियम फेल हो जाए या नियम कहीं लग ही नहीं रहा तो फिर ये काम आ जाता है। वैसे तो नियम लगते लगते हैं ना। तो सुनना कैसे, जिसकी निकालनी है उसे क्या मान लीजिए आप, एक्स मान लीजिए। क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, ठीक है ना। प्लस लगा दिए। अब देखो यहां पर कॉपर के कितने परमाणु है, एक है, इसलिए मैंने क्या माना, एक्स। यदि कितने होते, दो, तो क्या मानता, 2x। यदि क्या कितने होते, 3, तो क्या मानता, 3x। यानी कि जितने परमाणुओं की संख्या होती है उसे x के आगे लिख दिया जाता है।
जैसे मैं अभी आपके सामने अभी तुरंत उदाहरण ले लेता हूं। मैंने कहा Cu2O, ठीक है ना, वही किसकी निकालनी है, कॉपर की। क्या मान लिया, x। कितने परमाणु हैं, 2, क्या लगा दिया, 2x। आगे बच्चों बात समझ में कैसे, तो यहां पर कॉपर का कितना परमाणु है, x, ठीक है ना, इसे हटा देते हैं। ऑक्सीजन की कितनी होती है, आप जानते हैं कि ऑक्सीजन की सामान्य होती है -2 बराबर क्या, 0, ठीक है ना। तो x -2 बराबर कितने हो जाएंगे, 0। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +2। तो इस प्रकार से बच्चों क्या निकाली जाती है, किसी भी यौगिक में किसी एक परमाणु की या एक तत्व की क्या निकाली जाती है, संयोजकता निकाली जाती है। तो आगे बात समझ में कि यदि आपको क्या दे रखा हो, कोई यौगिक दे रखा हो, क्या दे रखा हो, यौगिक दे रखा हो, तो यदि उस यौगिक में हमें किसी भी परमाणु की या अपन कहें किसी तत्व की मुझे क्या देखनी है बच्चों, संयोजकता देखनी है, तो वह संयोजकता आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। एक और उदाहरण ले लेता हूं मैं आपके सामने। जैसे मैंने आपसे कहा कि Fe2O3, ठीक है ना, जाना पहचाना यौगिक है, पढ़ चुके हैं, नाम क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड या आयरन थर्ड ऑक्साइड। अब बच्चों यहां पर किसकी निकालनी है, मुझे आयरन की निकालनी है। तो जिसकी निकालते हैं उसे क्या मानते हैं अपन, x मानते हैं। क्या मानते हैं, x के कितने परमाणु हैं, 2, इसलिए क्या हो गया इसको 2x, ठीक है ना। फिर क्या लगाइए, प्लस एक ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2, कितनी ऑक्सीजन है, 3, कितनी हो जाएगी बच्चों, -6 बराबर कितना, 0। भाई एक ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2, कितनी ऑक्सीजन है, 3, 3 दूनी 6, माइनस की कितना आ गई, 6। तो -6 बराबर कितना, 0। क्या कहेंगे अपन, 2x -6 बराबर कितना, 0। 2x बराबर कितनी आ जाएगी बच्चों, 6। x बराबर कितना आ जाएगा, 6/2 बराबर कितनी आ गई बच्चों, 3 आ गई। किसकी आ गई, 3। और किसकी आई है, प्लस की। किसकी आई है, प्लस की। तो आ गई ना आयरन की संयोजकता कितनी, 3। ये सिद्ध भी कर ली है हमने। आप याद कीजिएगा, आपने वियोजन अभिक्रिया में इसका नाम क्या लिखा था, आपने इसका नाम लिखा था आयरन थर्ड ऑक्साइड। और मैंने आपसे वहां कहा था कि ये कोष्टक में क्या दर्शा रखी है, इसकी संयोजकता दर्शा रखी है। आपने पढ़ा होगा इसको 9th क्लास में। कैसा है ये, 2 संयोजकता दर्शाता है, परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाता है। 2 भी दर्शाता है और कितनी दर्शाता है, 3 भी दर्शाता है, ठीक है ना। तो 3 दर्शा रहा है, देखो आ भी रही है। तो इस यौगिक में एफिक की संयोजकता कितनी दिखाई दे रही है, 3 पता चल रही है, दिखाई दे रही है। तो बच्चों यहां तक आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, कि संयोजकता का बढ़ना ही क्या है, ऑक्सीकरण, और उसका घटना ही क्या है, रिडक्शन है। क्या है, रिडक्शन है। अब सुनिएगा क्या, अब फिर आप कहोगे कि सर ऐसे हम क्या हर समीकरण मान निकालने बैठ जाएंगे क्या। ये तो चलो बहुत आसान चीजें हैं, हमने थोड़ा बहुत 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, उस हिसाब से आपने बता दिया और हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, संयोजकताएं निकाल लेंगे। लेकिन मान लीजिएगा ऐसे यौगिक आ गए कि जब हम संयोजकता ही नहीं निकाल पा रहे, तब हम किस प्रकार से ऑक्सीकरण और उपचयन पहचानेंगे, ठीक है ना। तो उसका भी समाधान है। उससे पहले आप 2 चीज और याद रखेंगे, 3 बातें आप याद रखेंगे। वो 3 शर्त कौन कौन सी है बच्चों, अब सुनिएगा ध्यान से, देखना क्या कह रहा हूं मैं आपसे, कि आपको क्या दे, कोई समीकरण दे, और समीकरण दे करके ये कहे आपसे कि क्या याद कीजिए, ऑक्सीकरण और उपचयन बताइए। तो बच्चों पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि हमेशा कहां देखना है आपको, उपचयन और अपचयन आपको हमेशा देखना है अभिकारक से कहां, उत्पाद की ओर। कहां देखना बच्चों, अभिकारक से उत्पाद की ओर देखना है। तो आपको ऑक्सीकरण और जो उपचयन है वह कहां देखना है, अभिकारक से उत्पाद की ओर देखना है। दूसरा क्या नियम है, दूसरा तत्व की और किसकी, तत्व की क्या लेनी है आपको, 0 लेनी है। क्या लेनी है, 0। क्या, संयोजकता, कि यदि आपको कोई तत्व दिया हुआ है तो उस तत्व की संयोजकता क्या माननी है, 0 माननी है। इसी प्रकार से यदि कोई आपको यौगिक दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, यौगिक दे रखा है,
तो उस यौगिक की भी आपको संयोजकता कितनी माननी है? 0 माननी है। क्या माननी है? 0। कब? यदि उसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं है, उसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं है। कैसे समझिएगा, देखो अभी अपन ने उदाहरण लिया था ना, मैंने क्या कहा था कि Na क्या बना रहा है? Na+ बना रहा है। क्या बना रहा है? Na+। क्या करके? इलेक्ट्रॉन त्याग के। क्या करके? इलेक्ट्रॉन त्याग के। तो मैंने क्या कहा, यदि कोई भी क्या है? तत्व है। क्या है? तत्व है। तत्व ये रहा Na, ठीक है ना। ये तो आयन है, सोडियम आयन। ये क्या है? तत्व है, ठीक है ना। और आपने मैंने क्या कहा, जब इसके ऊपर कुछ नहीं है, जब किसी भी तत्व या यौगिक के ऊपर कुछ भी ना हो, ना तो प्लस हो ना माइनस हो, तो उसकी संयोजकता कितनी माननी है? 0 माननी है। कितनी माननी है? 0, ठीक है ना। ऐसे ही मैंने अभी आपके सामने क्या लिया था? CuO। यहां इस पूरे यौगिक की संयोजकता कितनी है बच्चों? 0 है। क्या है? 0 है। तो एक बात तो आप ये 3 बात याद रखेंगे कि अभिकारक से हमेशा कहां देखना है? उत्पाद की ओर देखना है। तत्व की क्या माननी है? 0 माननी है। और यौगिक की क्या माननी है? 0 माननी है, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन, देखिएगा मैं एक उदाहरण लेता हूं। क्या उदाहरण क्या कहता है कि एक भूरे रंग का क्या लीजिए? तत्व लीजिए। क्या लीजिए? एक भूरे रंग का तत्व लिया आपने और उसका नाम क्या है? कॉपर। तो मैंने क्या कहा कि आपने क्या लिया? कॉपर चूर्ण लिया। क्या लिया? कॉपर चूर्ण लिया। और जब आपने कॉपर चूर्ण लिया और इस कॉपर चूर्ण को आपने क्या किया? जब गर्म किया, तो गर्म करने के बाद हम ये पाते हैं कि इसके ऊपर क्या हो जाती है? काले रंग की परत छड़ जाती है। क्या कह रहा हूं बच्चों उदाहरण में? मैं ये कह रहा हूं कि कॉपर चूर्ण लीजिए और इस कॉपर चूर्ण को क्या कीजिए? गर्म कीजिए। क्या कीजिए? गर्म कीजिए, ठीक है ना। गर्म का मतलब आप उसे जलाएंगे, और जलाने का मतलब किससे अभिक्रिया होती है? ऑक्सीजन से, ठीक है ना। तो क्या कीजिए? गर्म कीजिए। और गर्म करने के कुछ समय पश्चात हम ये पाते हैं कि कॉपर चूर्ण के ऊपर काले रंग की क्या छड़ जाती है? परत छड़ जाती है। इसका नाम क्या है बच्चों? रासायनिक नाम कॉपर सेकंड ऑक्साइड। सेकंड का मतलब क्या है कि यहां पर कॉपर कितनी संयोजकता दर्शा रहा है? 2 दर्शा रहा है। इसी का दूसरा नाम होता है बच्चों क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है ना। आप ये सभी 9th क्लास में पढ़ के आए होंगे कि क्यूप्रिक क्यों बना और ये कॉपर सेकंड ऑक्साइड कैसे आया, ठीक है ना। इसका नाम तो नामकरण करना आप कक्षा 9 में ही पढ़ चुके हैं। यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब आप यदि देखेंगे, देखो मैं पहले अपने नियम से बता देता हूं। अपन ने नियम क्या पढ़ा था? संयोजकता निकालना। यदि मैं इस कॉपर की बात करूं बच्चों, तो कॉपर की संयोजकता यहां कितनी है? 0, क्योंकि ना तो उसके ऊपर क्या है? प्लस है, ना क्या है? माइनस है। तो आपको पता चल रहा है साफ साफ कि क्या है? इसकी संयोजकता 0 है। यदि मैं इस यौगिक में बात करूं, तो अभी हमने जस्ट निकाली थी, इस यौगिक में कॉपर की संयोजकता कितनी आई थी? +2 आई थी। कितनी आई थी? +2। तो आप क्या पा रहे हैं? आप पा रहे हैं कि अभिक्रिया, पहली बात तो क्या करना था आपको? अभिकारक से कहां देखना है? उत्पाद। ये क्या है? अभिकारक। ये क्या है? उत्पाद। तो जब आपने अभिकारक से उत्पाद की ओर देखा, तो आपने यह पाया क्या कि पहले तो कितनी थी? 0, अब कितनी है? +2। यानी कि संयोजकता में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। और जब संयोजकता में वृद्धि हो, तो उसे ही बेटा अपन क्या कहते हैं? उपचयन या ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ही हम क्या कहते हैं? उपचयन या ऑक्सीकरण भी कहते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है ना। तो यहां क्या हो रहा है? इसका उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? यहां पर इसका उपचयन हो रहा है। अब सुनना नियम क्या है, आप गौर से देखिएगा। आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको एक बात यहां दिखाई दे रही है कि सर पहले तो क्या था? अभिकारक में क्या हो रहा है? इसके साथ ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन उत्पाद में क्या हो गई है? इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गई है। और अभी आपने ये भी कहा है मैंने कि क्या हो रहा है? यहां पर कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। मतलब आपके दिमाग में थोड़ी सी लिंक बनने लग गई है कि जब किसी परमाणु से या किसी पदार्थ से क्या जुड़े? ऑक्सीजन जुड़े बच्चों। क्या जुड़े? ऑक्सीजन जुड़े,
तो वहां पर उस पदार्थ का या उस तत्व का क्या होता है, उपचयन या ऑक्सीकरण होता है। तो नियम ऑटोमेटिकली ही निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया बच्चों कि ऑक्सीजन का जुड़ना क्या आ गई है कि यदि क्या हो रही है, ऑक्सीजन जुड़ रही है किसी भी तत्व से या किसी भी यौगिक से, क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो क्या हो रहा है, उसका उपचयन या उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है ना। ये क्या है, आपके सामने उदाहरण है कि जब भूरे रंग के कॉपर चूर्ण को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो इसके ऊपर एक काले रंग की परत चढ़ जाती है। ठीक है ना। तो अपन यहां पर यदि परिभाषित करें, या मैं यहां पर परिभाषा लिखूं किसकी, उपचयन की, तो क्या परिभाषा हो जाएगी बच्चों, किसकी परिभाषा लिख रहे हैं अपन, उपचयन की परिभाषा लिख रहे हैं। और क्या परिभाषा हो जाएगी उपचयन की बच्चों, परिभाषा हो जाएगी कि देखिए दो परिभाषा हैं। एक परिभाषा सिंपल सी है, ऑक्सीकरण का ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण कहलाता है। एक परिभाषा तो बच्चों ये है, बहुत सरल सी परिभाषा है कि ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। और एक बार क्वेश्चन पूछ भी लिया गया था कि ऑक्सीजन के आधार पर बताइए कि उपचयन क्या है और अपचयन क्या है। तो अपनी बुक में यही दिया हुआ है, ऑक्सीजन के आधार पर। तो ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। या दूसरी परिभाषा क्या बनती है वो सुनिएगा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ती है, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ती है, क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्या क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण, या दूसरा नाम क्या हो गया इसका, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो आ गई होगी बच्चों यहां बात समझ में आपको कि ऑक्सीकरण क्या है। ठीक है ना। तो ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण कहलाता है, या ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ती है क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। उदाहरण क्या हो जाएगा, अभी आपने पढ़ा था कि कॉपर चूर्ण को गर्म करने पर, कॉपर चूर्ण को गर्म करने पर उसके ऊपर काले रंग की परत चढ़ जाती है। आपको ऐसे हिंदी में लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधी सी रासायनिक समीकरण लिख के आ सकते हैं कि कॉपर की अभिक्रिया किससे, ऑक्सीजन से करवाने पर क्या प्राप्त हो रहा है, CuO प्राप्त हो रहा है। परंतु बच्चों जब ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषाएं पूछ ली जाए उदाहरण के साथ, तो वहां आपको यह भी दर्शाना पड़ेगा कि किसका उपचयन हो रहा है। तो आप इस प्रकार से भी दर्शा के आएंगे कि यहां पर सर क्या हो रहा है, कॉपर का क्या हो रहा है, CuO में क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। हमारा उद्देश्य केवल चीजों को समझना नहीं है, हमें क्या आना चाहिए, मार्क्स कैसे प्राप्त किए जाते हैं वो भी आना चाहिए। ठीक है ना। तो केवल परिभाषा से नहीं पार पड़ेगी, आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, उदाहरण भी लिख के आना पड़ेगा। तो ये चीजें भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि क्या हो रही है, कॉपर चूर्ण को गर्म करने पर क्या हो रहा है, उसके ऊपर काले रंग की क्या हो रही है, परत चढ़ रही है। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है।
अब बच्चों बात करते हैं आगे, ठीक है ना, कि आखिरकार अपचयन क्या है। लेकिन मैं उससे पहले आपसे एक बात और कहना चाहता हूं यहाँ पर, क्या कि देखिएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों एक प्रकार से आप मान लीजिए दो बहनें हैं। क्या है बच्चों? दो बहनें हैं, ठीक है ना। ये जो दोनों गैसें हैं कौन कौन सी? आपकी हाइड्रोजन हो गई और क्या हो गई बच्चों? ऑक्सीजन हो गई। ये दोनों ही क्या है बच्चों? बहनें हैं। और बहन का मतलब क्या हुआ कि जब ऑक्सीजन पढ़ते हो तो साथ में साथ आप क्या पढ़ने लग जाते हो, वहां पर हाइड्रोजन के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी पता होनी चाहिए। अभी आप किसके बारे में बात कर रहे हो? उपचयन के बारे में बात कर रहे हो। तो उपचयन में आपने क्या पढ़ा? परिभाषा में तो आपने पढ़ लिया कि ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। परंतु बच्चों जब आपको कोई समीकरण दे दे, क्या दे दे? समीकरण दे दे, और वहां पर आपसे उपचयन अपचयन पूछे, तो वहां पर आप ये बात तो याद रखेंगे, साथ ही साथ आप एक बात और याद रखेंगे कि यदि क्या हो रही है, उस समीकरण से हाइड्रोजन निकल रही है, तब भी क्या होगा? उपचयन ही होगा। क्या होगा बच्चों? उपचयन ही होगा। तो दोनों में से कोई भी एक काम हो जाए, चाहे तो ऑक्सीजन जुड़ जाए चाहे हाइड्रोजन निकल जाए, तब क्या होगा? उपचयन होगा। क्या होगा बच्चों? उपचयन होगा। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना दोनों बहनें तो हैं, लेकिन कैसी बहनें? ये विपरीत बहनें हैं, ठीक है ना, उल्टा काम है एक प्रकार से। यहाँ पर उपचयन अपचयन में हाइड्रोजन निकलेगी तो ऑक्सीजन क्या होगी? जुड़ेगी। और ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या है? ऑक्सीकरण है। नाम से ही पता चल रहा है ऑक्सीकरण है। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सी का मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगी, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना। नाम से ही पता चल रहा है ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना। आपको याद रखना बच्चों, तरीके मैंने बता दिए हैं किस प्रकार से याद रखना है, अब वो आपकी समस्या है, ठीक है ना। मैं अपना तरीका बता चुका हूं कि आप ऐसे याद रख सकते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे उस हिसाब से याद कीजिए। कोई नया फॉर्मूला आपके पास है याद करने का, तो आप उससे भी क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। अगली बात है बेटा हमारी, और वो बात क्या है वो सुनिएगा। अगली अभिक्रिया जो है हमारी वो कौन सी हो जाती है? उपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो जाती है? उपचयन अभिक्रिया की बात, सॉरी उपचयन तो आपने पढ़ ली, बात कर लेते हैं अब अपचयन की। किसकी बात कर लेते हैं? अपचयन की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में आप क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। पहले मैं आपको एक बार दोनों ही समीकरण, सॉरी दोनों ही अभिक्रियाएं समझा चुका हूं, सामान्य अर्थ क्या है, ठीक है ना। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? उपचयन और अपचयन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। कर रहे थे उपचयन अपचयन की बात, उपचयन पढ़ चुके हैं, अब बात किसी कर रहे हैं? अपन अपचयन की कर रहे हैं। उसी समीकरण को मैं दोबारा से ले लेता हूं। आपने अभी पढ़ा कि कॉपर चूर्ण को गर्म करने पर क्या हो जाती है? उसके ऊपर काले रंग की परत चढ़ जाती है। परंतु बच्चों यदि इस कॉपर सेकंड ऑक्साइड, कौन सा ऑक्साइड? कॉपर सेकंड ऑक्साइड के ऊपर यदि क्या कर दिया जाए बच्चों? हाइड्रोजन गैस क्या कर दी जाए? प्रवाहित कर दी जाए, तो प्रवाहित करने पर क्या हो जाता है? वह काले रंग की परत जो है वो क्या हो जाती है बच्चों? हट जाती है। क्या हो जाती है? हट जाती है। और कैसी हो जाती है? भूरी हो जाती है। कैसी हो जाती है? भूरी हो जाती है। आगे बात समझ में क्या कहा जा रहा है? वही समीकरण को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। आपने अभी जस्ट पढ़ा था कि कॉपर सेकंड ऑक्साइड के काले रंग की क्या चढ़ रही थी? परत चढ़ रही थी। अब मैं क्या कह रहा हूं कि कॉपर सेकंड ऑक्साइड जो है, यदि इसके ऊपर क्या कर दिया जाए? हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर दी जाए, तो क्या प्राप्त होता है? काले रंग की परत भूरे रंग की परत में बदल जाती है और H2O की भी प्राप्ति हो रही है। अब देखिएगा सुनना क्या हो रहा है, ठीक है ना। देखो अभी आपने जस्ट उल्टी पढ़ी थी। मैं इस यौगिक की यदि बात करूं तो इस यौगिक में कॉपर यहां पर संयुक्त कितनी है? +2 है। कितनी है? +2 है। और चलिए सिंपल सी कहानी की बात कर लेते हैं। मैं बात करता हूं आपसे यहां पर हाइड्रोजन की, ठीक है ना, और CuO दोनों की बात कर लेते हैं एक साथ ही। तो यहां क्या है? CuO है, और ये क्या है बच्चों? Cu है, ठीक है ना। तो यदि मैं बात करूं सिंपल सी कहानी की, यदि अपन बात करें या समझने का प्रयास करें, तो यहां पर कॉपर की संयोजकता कितनी निकाली थी अपन ने? 2। कितनी निकाली थी? 2। और यहां पर कितनी है इसकी? 0। तो यानी कि 2 से कितना हो रहा है? 0 हो रहा है। तो एक बात तो हम ये समझ रहे हैं कि यहां पर क्या हो रही है? संयोजकता में कमी, इसलिए क्या होगा? अपचयन होगा। क्या होगा? अपचयन होगा, ठीक है ना।
परंतु अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अब मुझे एक चीज बता दीजिएगा, ठीक है ना। इतना तो आप सीख गए कि इससे यहां पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, यहां पर अपचयन हो रहा है। लेकिन अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या कि CuO का अपचयन हो रहा है या कॉपर का अपचयन हो रहा है, ठीक है ना। क्या सवाल है मेरा आपसे कि मैंने ये जो एरो का चिन्ह बनाया है, आप मुझे इतना बता दीजिएगा कि इस समीकरण में कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। इस समीकरण में मैंने आपसे दो सवाल पूछे हैं, CuO का अपचयन हो रहा है या कॉपर का अपचयन हो रहा है। बताइए बच्चों, दोनों में से कौन सा कथन सही है कि दी गई समीकरण के लिए कॉपर का अपचयन होगा या CuO का अपचयन होगा, ठीक है ना। तो बच्चों, जो बच्चे ये बात सोच रहे हैं कि सर कॉपर का अपचयन हो रहा है, वो बच्चे क्या हैं, गलत हैं। क्या हैं, गलत हैं। क्यों गलत हैं, क्योंकि उन्होंने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना था। जब मैंने इससे टॉपिक की शुरुआत करी थी तब मैंने आपसे ये कहा था कि आपको हमेशा कहाँ देखना है, अभिकारक से उत्पाद की ओर देखना है। अभिकारक कौन है बेटा हमारा, ये दोनों ही है, लेकिन मैं मेनली इन दोनों की बात कर रहा हूं। पहले ये अभिकारक है, ये क्या है, उत्पाद है। क्या आपको कहीं भी कॉपर दिखाई दे रही है क्या, ठीक है ना। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर दिखाई तो दे रही है, ये रही, ठीक है ना। नहीं, ये क्या है बच्चों, पूरा कॉपर ऑक्साइड है। क्या है ये, कॉपर ऑक्साइड है। यहां पर अलग से कॉपर नहीं है, ये तो फॉर्मूला है। क्या ये, फॉर्मूला है, और फॉर्मूले में तो आपको दिखाई ही देगी। लेकिन आप समझिएगा अच्छे ढंग से, ये है किसका फॉर्मूला, कॉपर सेकंड ऑक्साइड का। किसका फॉर्मूला है, कॉपर सेकंड ऑक्साइड का। तो ये तो कॉपर सेकंड ऑक्साइड है, इसमें अलग से कॉपर नहीं है। समझिएगा कैसे, आपने जब चैप्टर की शुरुआत की थी, पहले चैप्टर की, तो मैंने आपको बताया था कि मैग्नीशियम के रिबन को, मैग्नीशियम के रिबन को जलाने पर किसकी प्राप्ति होती है बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है। समझना, ये मैग्नीशियम की पट्टी है। किसकी पट्टी बच्चा, मैग्नीशियम की पट्टी है। इसको आपने जलाया और जलाने पर मुझे इसकी एक प्रकार से राख प्राप्त होगी। वो कैसे रंग की प्राप्त हो रही है, श्वेत रंग की प्राप्त हो रही है, यानी सफेद रंग की प्राप्त हो रही है। अब इस समीकरण को देखने पर तो हमें ऐसा लग रहा है कि सर जो राख प्राप्त हो रही है उसमें अलग से Mg पाया जाएगा, अलग से Mg नहीं पाया जाएगा। वो क्या बेटा, वो राख को चूर्ण प्राप्त हुआ, वो क्या है, वो इस रिबन को जलाने पर इसका क्या है, इसने किससे क्या अभिक्रिया कर ली, ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके इसने एक नया ऑक्साइड बना दिया, एक नया यौगिक बना दिया। उस यौगिक का नाम क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड था। क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। चूर्ण जो है, उस चूर्ण में कहीं मैग्नीशियम का रिबन आपको दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा। तो बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाहता हूं। पहले क्या था, मैग्नीशियम का रिबन, जब आपने इसको जलाया तो इसका ही मुझे एक नया रूप प्राप्त हुआ। किसके रूप में, इसके ऑक्साइड के रूप में। यानी कि अब रिबन नहीं रहा, अब उसका क्या हो चुका है, चूर्ण प्राप्त हुआ है। ये क्या है बच्चों, फॉर्मूला है। क्या है, फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला तो जब हमने मैग्नीशियम को जलाया तो ऑक्साइड तो मैग्नीशियम का ही बनेगा, तो फॉर्मूले में तो Mg आएगा। लेकिन आप याद रखें किसके साथ, एक अन्य तत्व ने क्या कर रखी है, क्रिया कर रखी है, और क्रिया करके अब उसका रूप बदल गया है। क्या बदल गया है, रूप बदल गया है। क्या बदल गया है बच्चों, रूप बदल गया। कैसे, जैसे कि लड़की होती है, कैसे होती है बेटा, लड़की होती है, जब उसकी शादी नहीं होती तब तो क्या होती है, वो नॉर्मल लड़की ही कहते हैं, पर उसको और कोई दूसरा नाम नहीं लेते। लेकिन मान लीजिएगा उसकी शादी हो जाएगी तो अब अपन उसको क्या कहने लग जाएंगे, शादी भी हो गई, उसका जो हस्बैंड है उसके लिए वो पत्नी हो गई, और हस्बैंड के जो माता पिता हैं उनके लिए भी क्या हो गई, उनके घर की क्या हो गई बेटा, बहू हो गई। तो एक ही लड़की थी, शुरू में जब उसकी शादी नहीं हुई थी तब हम उसे लड़की के नाम से, वो लड़की ही कहते थे ना, हमने उसे उस समय बहू कहा था, ना वो किसी की क्या थी, पत्नी थी। लेकिन जैसे ही क्या हो गई, क्रिया हो गई, क्रिया होते ही उसका क्या बदल गया, रूप बदल गया, अब नया यौगिक बन गया। अब वो पत्नी भी कहलाएगी, अब वो क्या कहलाएगी, बहू भी कहलाएगी। तो ऐसे ही बच्चों यहां पर ये क्या है, ये कॉपर सेकंड ऑक्साइड है। क्या है, कॉपर सेकंड ऑक्साइड है। याद रखिएगा,
मैंने इसीलिए कहा था कि अभिकारक से कहाँ देखना है बच्चों, आपको उत्पाद की ओर देखना है। कहाँ देखना है? उत्पाद की ओर देखना है। तो यदि यहां पर कॉपर नहीं है, कॉपर कहाँ है? केवल यहां पर है, अकेला कॉपर कहाँ है? यहां नहीं है। तो आप क्या कहेंगे? इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है? कॉपर सेकंड ऑक्साइड का किसमें? कॉपर में। कॉपर सेकंड ऑक्साइड का किसमें? कॉपर में क्या हो रहा है बच्चों? अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो मेरी बात शायद आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना, जो मैं यह बात कहना चाहता हूं। ऐसे आपकी बुक में मैं आपको सवाल करवाऊंगा इस चैप्टर के क्वेश्चन, वहां भी आपको ये बात याद रखनी है, वहां आपसे कह देगा, हो सकता है आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ लो, कथन दे दे कि बताइए कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। जैसे मैंने आपको ये दिए दो कथन, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिस कथन की बात कर रहा है वो होना चाहिए। तो मैंने आपसे कहा था कि CuO का अपचयन होगा या किसका होगा? कॉपर का। तो अब बात समझ में आ गई कॉपर का क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर कॉपर ही नहीं है। कॉपर कहां पर है? उत्पाद में है। कहां पर है? उत्पाद में। दूसरा क्या हो रहा है बच्चों, यहां आप देख सकते हैं कि देखो इसका तो अपचयन हो गया, लेकिन H2 जो है वो क्या कर रहा है? हाइड्रोजन से जुड़ रहा है। क्या हो रहा है? हाइड्रोजन से, सॉरी, ये जो H2 है, इस H2 के साथ क्या जुड़ रही है? उत्पाद में ऑक्सीजन जुड़ रही है। कौन जुड़ रही है? ऑक्सीजन। और आप जानते हैं ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। इसकी बात अपन जस्ट पहले कर चुके हैं, पुनः इसी की बात कर लेता हूं, किसकी? अपचयन की, ठीक है ना। तो यहां इसका क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। अब नियमों की बात करते हैं कि अपचयन कैसे पहचानेंगे कि किसका अपचयन हो रहा है और किसका उपचयन हो रहा है। यह बात हम कैसे पहचानेंगे? जस्ट उल्टा करना है। आपने उपचयन में क्या पढ़ा था? ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना। यहां क्या पढ़ोगे? ऑक्सीजन का निकलना। देखिए पहले क्या था? CuO, अब क्या है? Cu, यानी कि ऑक्सीजन निकल गई, यानी कि क्या हो गया? ऑक्सीजन निकल गई। तो O2 का निकलना, O2 का निकलना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचयन। या दूसरा आप देखिएगा कि इस यौगिक से क्या हो रही है बच्चों? हाइड्रोजन जुड़ रही है। पूरे जो यौगिक है आपका कॉपर सेकंड ऑक्साइड, इससे हाइड्रोजन जुड़ रही है, और जब हाइड्रोजन इससे जुड़ रही है तभी तो क्या हुआ? इसका अपचयन हुआ। तो आप दूसरी बात यह भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का जुड़ना। तो दो बात आप समझ गए कि यदि या तो ऑक्सीजन निकले या फिर हाइड्रोजन जुड़े तो क्या होता है? अपचयन होता है। क्या होता है? अपचयन होता है। तो मैं अब परिभाषा लिख देता हूं आपके सामने यहां पर कि क्या लिख देता हूं? परिभाषा लिख देता हूं। परिभाषा क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन, दो इसकी भी वही दो परिभाषा है। ऑक्सीजन की कमी, और कमी को ही बच्चों दूसरे भाषा में कहते हैं ह्रास, ठीक है ना। या तो ऑक्सीजन निकल जाए या ऑक्सीजन में क्या आ जाए? कमी हो जाए। कमी का मतलब पहले मान लीजिए 4 ऑक्सीजन थी, अब कितनी रह गई है? 3 रह गई है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन की मात्रा में क्या आ गई है? कमी आ गई है। तो चाहे कमी कह लीजिए चाहे निकलना कह लीजिए, है ना। तो ऑक्सीजन की कमी या ह्रास का होना अपचयन कहलाता है, ठीक है ना। दूसरी परिभाषा क्या हो जाएगी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से O2 का मतलब समझ गए, शॉर्ट में लिखा है ऑक्सीजन, निकलती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकलती है क्या कहलाती है? अपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण आपके सामने ये रहा, CuO प्लस H2 क्या बनाएगा? Cu बना लेगा,
और क्या बना लेगा, H2 का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, इसका तो क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और यहां हाइड्रोजन का तो क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। तो बच्चों यहां पर हमारी उपचयन और अपचयन की बात समाप्त हो जाती है। परंतु आपको क्या कुछ अटपटा लग रहा है क्या समीकरण में, आप कहोगे सर लग तो रहा है, और क्या लग रहा है अटपटा, कि सर इससे पहले आपने जो समीकरण हमें पढ़ाई थी ये वाली, यहां पर तो केवल एक ही काम हो रहा था, और वो एक काम क्या था, वो हो रहा था केवल और केवल क्या, ऑक्सीकरण। लेकिन सर यहां तो एक ही समीकरण में क्या हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है और उपचयन भी हो रहा है। तो सर ये क्या बात है, तो भैया ये नई परिभाषा पैदा हो गई है। यहाँ क्या हो गई है, एक नई परिभाषा पैदा हो गई है, क्या, कि जब ऐसा हो, कैसा हो, कि जब एक ही रासायनिक अभिक्रिया में, एक ही रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक का तो क्या हो, उपचयन, और दूसरे अभिकारक का क्या हो, अपचयन। तो ऐसी अभिक्रियाओं को एक नए नाम से जाना जाता है, और वह नया नाम क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी होती है बच्चों, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। तो एक नई परिभाषा आ गई है आपके सामने कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, रेडॉक्स, और इसी का दूसरा नाम होता है उपचयन डैश अपचयन अभिक्रिया। देखिएगा रेडॉक्स नाम तो बहुत सारे बच्चे जानते हैं, परंतु ये दूसरा नाम लिखा हुआ है, ये हमारी बुक में दिया हुआ है कि उपचयन डैश अपचयन, लेकिन बच्चे इसे सामान्यतः याद नहीं करते, पढ़ते नहीं है, और जब एग्जाम में आ जाता है फिर कहते हैं सर क्वेश्चन क्या आ गया, आउट ऑफ सिलेबस आ गया। याद रखिएगा उपचयन डैश अपचयन क्या है, एक रेडॉक्स अभिक्रिया ही है। ठीक है ना, यानी क्या है, उसका दूसरा नाम है। मैंने बहुत बार जब ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ाता हूँ, टेस्ट लेता हूँ, या एग्जाम में जब क्वेश्चन देता हूँ, तो जब मैं ये देता हूँ ना उपचयन डैश अपचयन अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए, तो आधे से ज्यादा बच्चे उपचयन की परिभाषा अलग लिख के आते हैं, अपचयन की परिभाषा अलग लिख के आते हैं। तो ये गलती बच्चों आप लोगों को नहीं करनी। उपचयन डैश अपचयन लगा हो तो समझ जाइएगा कौन सी अभिक्रिया है, वो रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का उपचयन व दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है, उपचयन डैश अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। मैंने बच्चों पूरी नहीं लिखी है परिभाषा, क्योंकि मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि इन सभी चीजों की जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूं आपको उनकी नोट्स टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। एक विनती और है आप सभी से कि कृपया करके केवल पीडीएफ प्राप्त करने के लिए ही टेलीग्राम को ज्वाइन ना करें, पढ़ें, अच्छे से समझें, तभी आप क्या कर सकते हैं, उन पीडीएफों को मेरे द्वारा जो लिखी गई हैं उनको आप पढ़ सकते हैं। आपको वो चीजें समझ में तब आएंगी जब आप मेरे द्वारा समझाई गई चीजों को समझ लेंगे, क्योंकि वो लिखी तो मैंने ही है। और आप किसी भी टीचर की लैंग्वेज को तभी समझ सकते हैं या तभी याद कर सकते हैं जब आप उसके द्वारा क्या कर लिए हों, पहले पढ़ लिए हों। तो ज्यादा से ज्यादा पहले बात तो पढ़िए, लाइक कीजिए। आगे आपके जो सहपाठी हैं, कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो बेचारे गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ रहे होंगे, जो जिन्हें लाभ नहीं मिल रहा होगा अच्छे से पढ़ाई का या परसेंट बनाने का, तो उन्हें भी क्या कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और उन्हें यह भी बताइए कि यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसके क्या कर सकते हो, पीडीएफ भी क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो हमारे इस चैप्टर में केवल एक छोटा सा टॉपिक और रह रहा है, संचारण और विकृत गंधिता। उसी क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन इस चैप्टर के दिए हुए हैं वो और पढ़ेंगे और समझेंगे कि यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
यह चर्चा करेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मस्त रहिए और इसी प्रकार से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।